नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस कोरोना काल में आप लोगों के साथ जुड़ने का एक यही डिजिटल माध्यम रह गया है जिसके कारण से हम जुड़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों से एक अध्यापक का, एक प्राध्यापक का जुड़ा रहना, उसकी निरंतरता, उसकी ज्ञान, उसके स्वयं के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस माध्यम से अब आपसे लगातार टच में रहेंगे। साथियों, आज से मैं अपने इस डिजिटल जो है वीडियो रिकॉर्डिंग की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले इस कड़ी में हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में अपनी बात कहेंगे और उनके बारे में, उनके सिद्धांतों को समझने के बारे में हम अपने विचार रखेंगे। इस कड़ी में मैं सबसे पहले पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो के विचारों को आपके सामने रखना चाहता हूं। प्लेटो के आप सब जानते हैं कि प्लेटो के प्रमुख विचारों में उनके न्याय का सिद्धांत, उनके आदर्श राज्य का सिद्धांत, उनके शिक्षा का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, ये सारे वो सिद्धांत हैं जो प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में दिए हैं और ज्यादातर हम इन्हीं सारे सिद्धांतों को पढ़ते हैं। तो आइए आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्लेटो के न्याय के सिद्धांत से। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत आप सब लोग जानते हैं कि प्लेटो के और अरस्तु के जितने भी विचार थे वे सारे विचार सोफिस्टों और उस समय की जो परिस्थितियां थी उनके खिलाफ दिए गए विचार थे। सोफिस्टों के व्यक्तिवादी विचारों के खिलाफ प्लेटो और अरस्तु अपने विचार अलग अलग तरीके से रखते हैं। प्लेटो क्योंकि दर्शन शास्त्र के माध्यम से, काल्पनिक माध्यम से हमारे सामने अपने विचार रखते हैं, इसलिए वो एक दार्शनिक मोड हमारे सामने अपनाते हैं और उसी तरीके से एक आइडियल पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं। और उन्हीं परिस्थितियों का, उन्हीं सोफिस्टों का जवाब देने के लिए अरस्तु जो यूनानी विचारक हैं दूसरे, उनका एक यथार्थवादी हल हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की स्थापना करेंगे, जो कि उनके सोफिस्टों के व्यक्तिवादी जो है न्याय के सिद्धांतों के एक विरोध में खड़ा हुआ है, जिसमें व्यक्तिवाद और व्यक्तित्व और सामाजिकता का एक अनूठा मिश्रण जो है प्लेटो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर। वो हम यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार से प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत को स्थापित करते समय किस प्रकार से उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में जो प्रचलित न्याय थे उन प्रचलित न्याय के सिद्धांतों की आलोचना हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आप सबको पता है कि रिपब्लिक एक वाद विवाद यानी कि संवाद शैली में, डायलॉग शैली में लिखी गई एक रचना है। जिस प्रकार गांधी जी की हिंद स्वराज हम देखते हैं कि डायलॉग शैली में है, गांधी जी सवाल करते हैं और दूसरे उसके जवाब देते हैं, फिर अंत में गांधी जी उसको देते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्लेटो सवाल करता है और बाद में उसके दूसरे लोगों के जवाब सुनने के बाद उनको तर्कपूर्ण तरीके से उनकी आलोचना करते हुए आगे बढ़ते हैं और अंत में अपने सिद्धांतों की स्थापना करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बहुत जल्दी से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस पुस्तक में प्लेटो का प्रतिनिधित्व उनके गुरु सुकरात कर रहे हैं। तो बार बार बीच में सुकरात शब्द आएगा तो आपको इसमें विचलित होने की बात नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि अपने गुरु के प्रति उनकी इतनी आस्था थी कि उन्होंने अपनी इस पुस्तक में उनको ही अपनी जगह के रूप में, मतलब अपनी जगह पर एक प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले इसमें हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की बात करेंगे, जैसे कि हमने पहले ही कहा है। और एक किस्म से माने तो ये रिपब्लिक जो उसकी किताब है प्लेटो की, उस किताब के अंदर केंद्रीय विषय के रूप में यानी कि प्रमुख विषय के रूप में इसको हम देख पाते हैं। और इसी प्रकार से इसीलिए प्लेटो की रिपब्लिक का जो सब टाइटल है यानी कि जो उपशीर्षक है वो है कंसर्निंग जस्टिस, यानी कि न्याय से संबंधित। यानी कि न्याय के विचार पर प्लेटो ने इतना जोर दिया है कि उसका जो सब टाइटल बनता है उस किताब का वो न्याय से संबंधित बनता है। अब कुछ इसकी सूत्रों के बारे में भी, इसके विचार के बारे में करते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना के लिए यह बात जानने की आपको जरूरत है कि प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और जो ज्ञानवान है वो शासन करे और जो ज्ञानवान नहीं है यानी कि जो अज्ञानी है वे उनका अनुसरण करे। इस
राजदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय के सिद्धांतों की यानी कि न्याय की स्थापना होना बहुत जरूरी है। यहां पर एक बात और मैं आप लोगों को जो है साझा करना चाहता हूं कि प्लेटो इस बात की स्थापना करता है कि न्याय कोई बाहरी चीज नहीं है, वह इसको मानवीय गुण, यहां पर मैंने लिखे हैं कि प्लेटो के अनुसार 3 प्रमुख गुण और चौथा उनका एक विशेष और गुण जो होता है वो होता है मानवीय गुणों की श्रेणी में उनको रखते हैं। इसमें विवेक, साहस, संयम और न्याय यानी कि 1, 2, 3 और 4 प्रमुख गुणों को सामूहिक रूप से प्लेटो ने मनुष्य के गुण माना है। और इनमें सामंजस्य स्थापित करते हुए जब मनुष्य आगे बढ़ता है तो प्लेटो कहता है कि यह एक व्यक्तिगत न्याय की स्थापना की तरफ आगे बढ़ रहा है। न्याय प्लेटो की दृष्टि में क्या है, यानी कि किस प्रकार से उसकी व्याख्या करने की कोशिश जो है प्लेटो हमारे सामने कहता है। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसको देह है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जिस कार्य के लिए बना है, जो उसकी योग्यता है, वह उसको अगर प्राप्त हो जाए तो वही सच्चा न्याय है। और यही प्लेटो मानकर चलता है कि हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन का केंद्रीय समस्या यह है कि जो जिसके पास होना चाहिए वह उसको मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत की स्थापना करने से पहले उस समय पर जो तात्कालीन परिस्थितियों में पहले से प्रचलित जो है न्याय के सिद्धांत थे उनकी आलोचना हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो प्रचलित न्याय के सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा हमारे सामने करते हुए फिर अपने न्याय के सिद्धांत की स्थापना वो करता है। इसमें एक प्रमुख बात यह है कि उस डायलॉग में यानी कि उस न्याय की स्थापना करने के बीच में कौन कौन से ऐसे प्रमुख पात्र थे जिनका सहारा लेकर प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत की स्थापना करता है, यानी कि वे उसके भागीदार होते हैं। इसमें सबसे प्रमुख और सबसे वरिष्ठ वृद्ध जो है पात्र के रूप में सेफलस, जो कि काफी धनवान व्यक्ति भी थे, वहां से ये अपनी बात की शुरुआत करता है। और सेफलस के दत्तक पुत्र पोलीमार्कस और थ्रेसिमैक्स, एडिमेंटस और ग्लूकोन, ये प्रमुख रूप से इस न्याय के सिद्धांतों की स्थापना करने वाले प्रमुख पात्रों के रूप में प्लेटो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अब हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे कि वहां पर उस समय पर यूनान में किस प्रकार के न्याय के सिद्धांत पहले से स्थापित थे और उनकी आलोचना तर्कपूर्ण तरीके से सुकरात करते हुए आगे कैसे बढ़ते हैं और अपने न्याय के सिद्धांत की स्थापना करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत उस समय पर न्याय का सिद्धांत प्रचलित था जिसको हम परंपरागत न्याय के सिद्धांत को रूप में मानते हैं। साथियों, इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस न्याय के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व हमारे सामने सेफलस और पोलीमार्कस, सेफलस और उनके दत्तक पुत्र पोलीमार्कस करते हैं। सुकरात प्रमुख प्रश्नकर्ता के रूप में सबसे पहले सेफलस से यह सवाल करता है कि आपके पास इतनी धन संपदा है, इसका आपको प्रमुख लाभ क्या होता है। यहीं से न्याय के सिद्धांतों की शुरुआत होती है। सेफलस उसको बड़ी आसानी से जवाब देते हैं कि न्याय जो धन संपदा है, हमारी जो धन संपदा है, वह हमें उदार बनाती है, ईमानदार बनाती है और न्यायपरायण बनाती है। बस यहीं पर सुकरात जो है सेफलस से अगला प्रमुख सवाल करते हैं कि आपकी दृष्टि में न्याय क्या है। यही सेफलस से सबसे पहले जो है वो सवाल करते हैं कि आप न्याय से क्या समझते हैं। सेफलस बड़ी सावधानी से, बड़ी आसानी से अपने सवाल का जवाब देते हैं और कहते हैं कि अपने वक्तव्यों में, यानी कि जो बातचीत हम करते हैं, जो वादा हम किसी से करते हैं, अपने वक्तव्य और कार्यों में सच्चा होना और देवताओं तथा मनुष्यों के प्रति लिए गए ऋण को चुकाना ही न्याय है। ये 2 बातें कहते हैं और इस वाद विवाद की कड़ी से वो निकलकर चले जाते हैं और अपना प्रतिनिधित्व वो जो है अपने दत्तक पुत्र यानी कि पोलीमार्कस को देकर चले जाते हैं। वही सवाल पोलीमार्कस से सुकरात फिर कहता है कि आपकी दृष्टि में न्याय क्या है। पोलीमार्कस उसको बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने विचार को रखता है।
वो कहता है कि मित्रों की भलाई करना और शत्रुओं की बुराई करना न्याय है। न्याय को हम एक कला के रूप में यानी कि आर्ट के रूप में देख सकते हैं, जिसको हम शत्रुओं की बुराई करने के रूप में यानी कि उनकी हानि करने के रूप में देख सकते हैं और अपने मित्रों की भलाई करने के रूप में देख सकते हैं या उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विचार जो है मित्र और शत्रुओं से केंद्रित करके, और इसमें जो तीसरी प्रमुख बात है कि उसने यहां पर न्याय को एक कला के रूप में प्रस्तुत किया है कि न्याय एक कला है और इस कला का प्रयोग कर हम किसी का हित और अहित देख सकते हैं। यहीं पर सुकरात उनको रोकते हैं और उनकी आलोचना प्रमुख बिंदुओं के आधार पर करते हैं। सुकरात कहते हैं कि इस प्रकार का दृष्टिकोण एक विरोधी कार्यों की आशंका हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यानी कि आप लोग मानते हैं कि कला, न्याय एक कला है जिससे किसी का हित और अहित देखा जा सकता है। निश्चित रूप से इस बात को सुकरात भी स्वीकार करते हैं कि कला का प्रयोग सही और गलत दोनों तरीके से किया जा सकता है। जिस प्रकार से डॉक्टर व्यक्ति के जीवन देने के लिए ही जाना जाता है, लेकिन डॉक्टर किसी का जीवन आसानी से हरण भी कर सकता है, यानी कि उसको मृत्यु के घाट भी उतार सकता है। लेकिन एक डॉक्टर की कला यानी कि उसकी सकारात्मकता यानी कि उसका स्वाभाविक गुण, सुकरात कहता है कि उसका स्वाभाविक गुण अपनी कला के अनुसार सकारात्मकता में बात करना होता है, इसलिए वह किसी के खिलाफ काम नहीं करेगा। यानी कि अगर वो किसी का अहित कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह उस कला के विरोध में ही काम कर रहा है, उस कला के स्वाभाविक गुण के विरोध में काम कर रहा है। दूसरा प्रमुख आलोचना का बिंदु जो है सुकरात का हमारे सामने निकल कर आता है कि जैसे कि इन्होंने यह कहा कि यहां पर मित्र और शत्रु दो शब्दों का प्रयोग किया, तो सुकरात ये कहता है कि ये जानना बड़ा ही असंभव और कठिन कार्य होता है कि कौन आपका शत्रु है और कौन आपका मित्र है। क्योंकि कई बार सामान्य परिस्थितियों में जो लोग आपके मित्रवत व्यवहार करते आते हैं पाए जाते हैं, वही व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में आपके खिलाफ काम करते हैं। ऐसा मैकियावेली ने भी स्थापित किया है और बताया है, हम सब लोग जानते हैं। तो सुकरात बड़ी आसानी से कहता है कि आप और सामान्य परिस्थितियों में जो आपको दुश्मन जैसा नजर आता है, विपरीत परिस्थिति में आपके लिए आगे बढ़कर आपके हित में काम करने वाला हमारे सामने प्रस्तुत होता है। यह दूसरा बिंदु है। और तीसरा कहता है कि न्याय कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी को हानि पहुंचाई जा सकती, किसी का अहित किया जा सकता है। यानी कि किसी को भी हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति नैतिक रूप से मजबूत कभी नहीं हो सकता है। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु इन सब चीजों पर बड़ा ध्यान देकर बातचीत करते हैं कि लोगों को नैतिक रूप से जो है वो सुदृढ़ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में भी स्थापित किया है। साथियों, आप लोगों को पता है। तो इसका अगर ऐसा किसी को हानि पहुंचाने वाली बात होगी तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का नैतिकता का ह्रास भी संभव है। तो पहले सिद्धांत की आलोचना सुकरात हमारे सामने इन तर्कों के आधार पर करता है। दूसरा जो है जो न्याय का सिद्धांत हमारे सामने थ्रेसिमैक्स लेकर आते हैं, जिसको हम क्रांतिकारी न्याय के सिद्धांत के रूप में जानते हैं, यानी कि रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस के रूप में जानते हैं, जिसके प्रमुख पात्र के रूप में यानी कि सवाल जवाबकर्ता के रूप में थ्रेसिमैक्स और सुकरात हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। सुकरात वही सवाल फिर थ्रेसिमैक्स से करते हैं और थ्रेसिमैक्स से बड़ी आसानी से अपने न्याय के सिद्धांत की स्थापना करते समय हमारे सामने दो बातों को रखते हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन उसका जो बेसिक फिलॉसफी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर वो आगे जाके कॉन्ट्राडिक्शन में कैसे बदलती है। थ्रेसिमैक्स इस बात की स्थापना करते हैं कि चाहे शासन व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो, शासन करने वाले व्यक्ति सदैव अपने ही हित में कानून बनाते हैं और उन कानूनों का अनुसरण यानी कि पालन करने वाला न्यायी व्यक्ति होता है और उनका उल्लंघन करने वाला अन्यायी व्यक्ति होता है। उन्होंने प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था को इसके अंदर समेटा है, यानी कि प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में जो शासनाधिकारी हैं वे अपने हित, अपने लाभ, अपने जो है चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं और उनकी दृष्टिकोण से ही
अपने लिए कानून बनाते हैं। हाँ, लोगों को उनको अनुसरण करना, लोगों के लिए न्याय और अन्याय होता है। जनता के लिए किसी प्रकार के न्याय कानून नहीं बनाए जाते हैं, ऐसी स्थापना थ्रेसिमैक्स करते हैं। थ्रेसिमैक्स इस बात की भी स्थापना करते हैं कि यह समाज एक प्रतियोगी समाज है, जिसमें दोनों में मतलब सबके अंदर भीड़ लगी हुई है। तो इस प्रकार से सबसे पहली जो उसका सिद्धांत है वो यह है कि वो ये कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ये उसका पहला बिंदु है। यानी कि शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली शासक है, और उसने जो कहा वो न्याय है, और जनता उसको फॉलो करेगी, यानी कि वो जनता न्यायपरायण होगी। और वह कानून किस प्रकार के बनाएगा? जो केवल शासक वर्ग के हित में होंगे। इसका मतलब यह है कि जनता के साथ अन्याय उस समय पर खूब हो रहा होगा, यानी कि वो एक ऐसी स्थिति होगी जिसको हम कह सकते हैं कि राजा करे सो न्याय वाली स्थिति। यानी कि राजा ने जो बोल दिया वही न्याय है, अब इसके विरोध में जाएंगे तो अन्याय है। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी किसके पास है? शासन व्यवस्था जिसके पास है, शासनाधिकारी के पास है। और जितने भी शक्तिशाली, यानी कि न्याय शक्तिशाली लोगों के अधिकार की वस्तु है, यह स्थापित हमारे सामने थ्रेसिमैक्स करता है। लेकिन इसी बात को अगली जो उसका जो बिंदु है, प्रमुख बिंदु है, वो ये कहता है कि अन्याय न्याय से अच्छा है। दूसरा बिंदु है कि अन्याय न्याय से अच्छा है। इस बीच में पहले पॉइंट के बाद सुकरात उनको टोकते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से तो चूंकि आपके अनुसार शक्तिशाली यानी कि शासक वर्ग अपने हित में कानून बनाते हैं और जनता के हित में कानून नहीं बनाते, और जनता के साथ उस समय पर अन्याय हो रहा होता है, क्योंकि सुकरात उसको एक परिणाम के रूप में देखते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड क्या है, कि हित किसका हो रहा है। तो इस हिसाब से थ्रेसिमैक्स के हिसाब से सुकरात कहते हैं कि वह एक अन्यायी राज्य व्यवस्था या अन्यायी शासन व्यवस्था या शासक हमारे सामने प्रस्तुत होगा। थ्रेसिमैक्स इस बात से थोड़ा सा चिंतित होते हैं और अपने पहले वाली फॉर्मेशन को थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि फिर ठीक है, फिर हम दूसरी बात कहते हैं कि अन्याय न्याय से अच्छा होगा। यानी कि अन्याय क्या है? कि शासक वर्ग के बातों को ना मानना, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुसरण ना करना उनके अनुसरण करने से ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर जनता उनके बनाए गए कानूनों का अनुसरण करेगी तो आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जनता के हाथ में केवल दुख और हानि पहुंचेगी। जबकि इसके उल्टे अगर वो उनका अनुसरण नहीं करेगी, अन्याय अर्थात वो अन्यायी जनता हो जाएगी, तो उनको लाभ मिलेगा, उनको जो है किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। और इस प्रकार से वह कहता है कि यही जो व्यवस्था है, यही सबको न्याय दिलाने की व्यवस्था है, अन्यथा सबको न्याय नहीं मिल सकता है। तो वो कहता है कि न्याय होने से अच्छा है कि एक व्यक्ति अन्यायी हो जाए, जो उसके लिए लाभदायक व्यवस्था होगी, सुखद व्यवस्था होगी, और अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति से अधिक अच्छा होगा। दूसरी फॉर्मेशन के अंदर थ्रेसिमैक्स हमारे सामने इस बात को रखते हैं। साथियों, इस सारे सिद्धांत की आलोचना सुकरात हमारे सामने बड़े तर्कपूर्ण तरीके से रखते हैं, और वो आलोचना रखते समय सबसे पहला बिंदु हमारे सामने रखते हैं कि कोई भी कलाकार अपनी कला के अहित में कार्य नहीं करता है। वो इस बात को लेकर सबसे पहले आलोचना करते हैं। सुकरात हमारे सामने इस बात को स्थापित करते हैं कि कोई भी कलाकार, यानी कि न्याय एक कला है, शासन एक कला है, सुकरात इस बात को मानकर चलते हैं। और इसका मतलब है कि जो शासन करता है वह कलाकार है, और जो उसकी कला है जनता और उसके नागरिक, सही मायने में वह उसकी कला है। कोई भी शासक अपनी, अगर वह स्वाभाविक रूप से बात करेगा, जैसे कि हमने पहले वाले में भी डॉक्टर का उदाहरण दिया, अगर कोई भी शासक स्वाभाविक रूप से उस कार्य को करेगा तो कभी भी वह अपने नागरिकों का अहित नहीं कर सकता। अर्थात शासक हमेशा नागरिक हित में ही कार्य करेगा, उसके हित में कभी कार्य नहीं कर सकता, अगर उसको एक कला के रूप में हम मानकर चलते हैं। दूसरी आलोचना का प्रमुख बिंदु है
सुकरात हमारे सामने इस बात की स्थापना करते हैं कि अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति से कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। और इस सिद्धांत को बताते समय वे एक हमारे सामने स्वाभाविक गुण रूपी सिद्धांत की भी स्थापना करते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का एक स्वाभाविक गुण होता है। हालांकि हर एक वस्तु के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के विचार होते हैं, लेकिन उसको गुण जब हम कहते हैं तो वो उसकी सकारात्मकता के कारण जाने जाने वाला चीज होती है। जिस प्रकार से घोड़ा खराब भी दौड़ सकता है, लेकिन घोड़ा शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो घोड़े को हम तेज दौड़ने वाला, रेस में सबसे प्रथम आने वाले घोड़े के रूप में मानते हैं। जैसे चाकू का स्वाभाविक गुण जब हमसे कोई भी पूछेगा तो हम मानते हैं कि चाकू का स्वाभाविक गुण जो है वो काटना है और अच्छा काटना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाकू खराब नहीं होता, चाकू खराब भी होता है, बेहतर होता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन इसी प्रकार से जो मानवीय गुण है, जो स्वाभाविक गुण है, जिनकी चर्चा यहां पर पहले ही प्लेटो कर चुके हैं कि न्याय मानवीय गुण का अभिन्न अंग है, विवेक, साहस और संयम के साथ साथ। इसका मतलब है कि मनुष्य अगर अपने मानवीय गुण के अनुसार काम करेगा तो वह कभी भी अन्यायी नहीं हो सकता, क्योंकि अन्याय उसका मानवीय गुण नहीं है, न्याय उसका मानवीय गुण है। और इस प्रकार से वह आंतरिक रूप से भी काफी कमजोर होता है अगर वो मजबूत नहीं रहता अगर वह अन्यायी होने का विचार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तीसरा, और इस प्रकार से इस दूसरे सिद्धांत की भी आलोचना हमारे सामने प्लेटो करते हैं। तीसरा जो उस समय का प्रचलित जो न्याय का सिद्धांत है, वह सिद्धांत है, उसको हम व्यवहारवादी या समझौतावादी न्याय के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस प्रमुख सिद्धांत के अंदर यह स्थापित करने की बात की गई है कि न्याय दुर्बल व्यक्तियों के हित के लिए स्थापित की गई एक कृत्रिम व्यवस्था है। एक कृत्रिम व्यवस्था, ध्यान रखिएगा कि जिस कृत्रिम राज्य के सिद्धांत की, जिस कृत्रिम न्याय के सिद्धांत की मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो बाद में आके स्थापना करते हैं, वो न्याय के स्थापना यहां पर करने की कोशिश की गई है। और यह कहा गया है कि न्याय भय की संतान है, यानी कि न्याय की उत्पत्ति लोगों के भय के कारण हुई है। भय के कारण क्या हुई है कि राज्य से, यानी कि न्याय से या राज्य से पूर्व की जो अवस्था है, जिसकी कल्पना जो है कौटिल्य ने भी की है, हॉब्स, लॉक, रूसो ने भी की है, उस अवस्था में जो दुर्बल व्यक्ति थे वे बहुमत में थे और उनके साथ जो शक्तिशाली व्यक्ति है वे अन्याय करते थे। अंततः वे सारे लोग आपस में मिलकर एक बात की स्थापना करते हैं कि वो ना तो न्याय को सहन करेंगे, अन्याय को सहन करेंगे, और ना अन्याय करेंगे। तो इस प्रकार से वे जब आपस में इस बात का समझौता करते हैं तो यहां पर यह सिद्धांत इस बात को स्थापित करता है कि इस प्रकार से न्याय उस भय के कारण जो समझौता हुआ है उससे उत्पन्न एक कृत्रिम संस्था है। तो इसका मतलब है यहां पे 3-4 चीजें स्थापित होती है कि न्याय दुर्बल व्यक्तियों का हित है, न्याय भय की संतान है, न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और न्याय एक समझौते का परिणाम है। सुकरात इस सिद्धांत की भी बड़े स्पष्ट रूप से अपनी बेबाकी से, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि वो दूसरों के विचार लेते थे, अपनी आलोचना प्रस्तुत करते थे, बेबाकी से यहां पर उसकी आलोचना हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए फिर अपने न्याय के सिद्धांत की स्थापना करते हैं। आलोचना में बड़ी आसानी से उन्होंने ये कहा है कि न्याय कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई कृत्रिम चीज नहीं है, न्याय को समझौते की उत्पत्ति नहीं है, यह एक प्राकृतिक और आंतरिक चीज है। क्योंकि प्राकृतिक और आंतरिक चीज है क्योंकि मानवीय गुण प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, और प्राकृतिक मानवीय गुणों में चौथा जो गुण मैंने बताया था आपको, न्याय, वह मनुष्य की आत्मा के 3 गुणों के साथ साथ उन तीनों चीजों को समाहित करने वाला एक अन्य और प्रमुख गुण होता है। इस प्रकार इसकी जो है आलोचना एक सिरे से खारिज सुकरात करते हैं कि यह कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जो दुर्बल व्यक्तियों के हित और अहित के बीच में देखी जा सकती है, क्योंकि किसी एक वर्ग का हित करना चाहे वो बहुमत में ही क्यों ना हो, और किसी दूसरे वर्ग का अहित करना चाहे वो अल्पमत में ही क्यों ना हो, ऐसा ये पहले ही स्थापित कर चुके हैं अपने प्रथम सिद्धांत के अंदर
जिसमें हमारे सामने पॉलीमार्कस कहता है मित्र शत्रुओं का, या थ्रेसिमैक्स कहता है कि जो शक्तिशाली है वहां पर न्याय है, यहां पर उसके उल्टे स्थापित करने की कोशिश की है। तो उन्हीं तर्कों के आधार पर इस बात की भी खारिज करते हैं। अंत में फिर सवाल हमारे सामने फिर वही खड़ा होता है कि जब पहले से प्रचलित सारे न्याय के सिद्धांतों की आलोचना हमारे सामने सुकरात ने कर दी है, तो फिर सही न्याय क्या है? प्लेटो और सुकरात के दृष्टिकोण में सही न्याय क्या है? इस बात की स्थापना अब प्लेटो हमारे सामने करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। सुकरात कहता है कि न्याय हमारे हृदय में रहता है और यह हमारे कर्तव्यों को सही ढंग से निर्धारित करवाने का एक सही तरीका है। न्याय मानवीय सद्गुण का अभिन्न अंग है जो मनुष्य को मानवता प्रदान करती है और साथ साथ में उसे उत्तम बनाती है, यानी कि उसको श्रेष्ठ बनाती है, यानी कि उसको सद्गुणों की पहचान करवाती है। न्याय एक ऐसी व्यवस्था के रूप में हमारे सामने निकलकर आते हैं। न्याय के सिद्धांत की स्थापना करने के लिए प्लेटो दो प्रकार के आधार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। एक दार्शनिक आधार है प्लेटो का और एक वास्तविक आधार है। तो दार्शनिक आधार पर प्लेटो हमारे सामने सबसे पहले हमें बताता है कि सद्गुण के तीन तत्व होते हैं, यानी कि मानवीय सद्गुण के, यानी कि आत्मा के उसके तीन तत्व हैं। ये हम जानते हैं कि तीन धातुओं का सिद्धांत भी प्लेटो ने दिया है, जिसमें उन्होंने सोने, चांदी और तांबे की धातुओं के बारे में बात की है, और जो शासक, सैनिक और जो है उत्पादक वर्ग है वे उनके प्रतिनिधि के रूप में है। तो काफी फिलोसफिकली मतलब हमारे सामने एकदम एब्सोल्यूट पोजीशन में अपने सिद्धांतों को रखने की बात जो है प्लेटो हमारे सामने करता है, सुकरात हमारे सामने करता है। सद्गुण के तीन तत्व, सद्गुण के तीन तत्व कौन से बताए हैं? आप सब लोग तो जानते हैं कि उनका दार्शनिक आधार है बुद्धि, संयम और साहस। तीन प्रमुख गुणों के बारे में उन्होंने बताया है। बुद्धि जिसका प्रतिनिधित्व विवेक करता है, साहस जिसका प्रतिनिधित्व हमारी स्पिरिट यानी कि भावना करती है, और संयम यानी कि एपेटाइट जिसका प्रतिनिधित्व हमारी भूख करती है, यानी कि दिमाग हमारी संयम, बाहुबल यानी कि जो भावना प्रधान है, जो सैनिक है, जो अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखता है, अगर वह भावना प्रधान नहीं होगा तो वो कभी भी ना तो स्वयं अपनी जान दे सकता है और ना ही किसी दूसरे की जान ले सकता है। और तीसरा जो गुण बताया था वो उन्होंने बताया था संयम, यानी कि भूख, यानी कि जो भूख तत्व की प्रधानता है। साहस भावना को प्रस्तुत करता है, संयम भूख को प्रस्तुत करता है और बुद्धि विवेक को प्रस्तुत करती है। वो कहते हैं कि अगर इन तीनों तत्वों का सामंजस्य प्राकृतिक योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हो जाए तो यह व्यक्तिगत न्याय की सर्वोत्तम व्यवस्था होगी। और अगर इस गुणों के अनुसार समाज में जो वर्ग हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं वह समाज में स्थापित हो जाए तो एक समाज, एक राज्य, एक न्यायपूर्ण राज्य होने की तरफ आगे बढ़ता है, यानी कि वो न्यायपूर्ण समाज स्थापित हो जाएगा। और इस दार्शनिक आधार को देने के बाद वो हमारे सामने एक वास्तविक आधार प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से इस न्याय के सिद्धांतों का वास्तविकता के धरातल पर उतारा जा सकता है। और इन तीन गुणों के अनुसार वे हमारे सामने तीन समाज के तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला वर्ग है शासक वर्ग। शासक वर्ग यानी कि दार्शनिक राजा। प्लेटो के सिद्धांत में दार्शनिक राजा का बहुत महत्व है, क्योंकि दार्शनिक राजा के बिना आदर्श राज्य स्थापित नहीं हो सकता, और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय की स्थापना बहुत जरूरी है साथियों। इसलिए ये पूरा प्लेटो का सिद्धांत तार्किक दृष्टिकोण से इतना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। दार्शनिक शासक कौन होगा? दार्शनिक शासक वह होगा जो सब चीजों का ज्ञाता होगा, जो ज्ञानवान होगा, जो बचपन से लेकर और 50 वर्ष तक की एक क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति के तहत तैयार किया होगा,
जो भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता होगा और सब लोग उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, वह होगा शासक वर्ग यानी कि दार्शनिक राजा। दूसरा वर्ग प्लेटो ने बताया है हमारे सामने सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग जो साहस अर्थात भावना का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हमारी आत्मा का गुण जो है, बुद्धि और विवेक का प्रतिनिधित्व यहां पर दार्शनिक राजा करता है, साहस और भावना का प्रतिनिधित्व यहां पर सैनिक वर्ग करता है। सैनिक वर्ग का मूल कर्तव्य है कि वह शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग के साथ साथ पूरी जनता की सुरक्षा की गारंटी ले, यानी कि उनकी सुरक्षा का काम सैनिक वर्ग के पास होगा। उनका काम यही है, सिर्फ सुरक्षा करना। और तीसरा प्रमुख गुण यानी कि संयम, यानी कि भूख का प्रतिनिधित्व यहां पर उत्पादक वर्ग के रूप में प्लेटो ने हमारे सामने दिखाया है। उत्पादक वर्ग यानी कि जिसमें नियंत्रण करने की, जिसमें संचयन यानी कि जोड़ने की शक्ति है, जो नित्य प्रतिदिन अपनी भूख विशेषता के कारण नित्य प्रतिदिन नई नई खोजों में लगा रहता है, क्योंकि समाज की जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहती है। अगर उत्पादन करने के नए नए तरीके हम नहीं खोजते हैं तो शायद हो सकता है कि उत्पादन और जनसंख्या के बीच में एक जो संयोजन बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पाएगा। तो इस प्रकार से वो अपने दार्शनिक आधार को वास्तविक आधार में उतारने की बात करता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्यों का, यानी कि अब सही मायने में न्याय क्या हुआ, समाज के ये जो तीनों वर्ग हैं, वे वर्ग प्रत्येक वर्ग अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते रहे। यानी कि न्याय की परिभाषा अब सही सामने हमारे जो निकल कर आएगी वो यह है, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन अपने गुण और योग्यताओं के अनुसार करता रहे, यही न्याय है। यानी कि प्लेटो हमारे सामने न्याय की स्थापना करते समय यह दिखाता है कि किस प्रकार से अगर प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्यों के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि दार्शनिक राजा है, अधिकारों की बजाय वह कर्तव्यों पर बहुत अधिक बल देता है। अपने कर्तव्यों का पालन, अपने गुण कौन से, जो उसकी आत्मा के गुण हैं, जो प्राकृतिक गुण है, यानी कि जिसके पास विवेक है, बुद्धि है, विवेक है, वह दार्शनिक राजा होगा। जो साहसी है, जो भावना प्रधान है, वह सैनिक होगा। जो संयमी है, जो भूख प्रधान है, वह उत्पादक वर्ग होगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण और योग्यता के अनुसार अगर कार्य करता रहे तो न्याय यही है और समाज के अंदर न्याय स्थापित हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप मान के चलिए कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत वास्तविक रूप में अहस्तक्षेप का सिद्धांत है। यानी कि समाज के तीनों वर्ग अपने अपनी योग्यता, अपने अपने गुणों के अनुसार अपना अपना कार्य करते रहेंगे। शासक वर्ग, दार्शनिक वर्ग शासन का कार्य करेगा, लोग उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। सैनिक वर्ग जो है सबकी सुरक्षा की गारंटी लेगा, लोग उसके साथ जुड़कर रहेंगे। और उत्पादक वर्ग पूरे समाज के लिए, यानी कि दार्शनिक राजा के लिए भी, सैनिक वर्ग के लिए भी, क्योंकि इनको सामूहिक रूप से संरक्षक वर्ग बोला है। और साम्यवाद का सिद्धांत यहां पर दार्शनिक राजा पर लागू होता है, तो वह स्वयं अपने लिए उत्पादन का कार्य नहीं कर सकता, तो उत्पादक वर्ग को ही उसके लिए उत्पादन करना पड़ेगा। वही उसको शासक वर्ग के परिवार को और उसको साल भर के लिए खाने के लिए व्यवस्था करेगा। यही न्याय का सिद्धांत है। यानी कि सही मायने में अगर ये तीनों वर्ग, समाज के तीनों वर्ग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे, यानी कि सैनिक अगर यह सोचने लग जाए कि वह शासन करेगा और दार्शनिक राजा अगर यह सोचने लग जाए कि वह उत्पादन करेगा, तो प्लेटो के अनुसार वह अन्याय होगा। इसका मतलब है कि सब लोग बिना किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने गुण और योग्यता के अनुसार करेंगे, तो वो है न्याय होगा। इस सिद्धांत की स्थापना सुकरात हमारे सामने करते हैं। साथियों, अब हम इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करके अपनी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे।
सबसे पहला इस पूरे विचार के अंदर जो हमारे सामने विचार निकल कर आता है वो प्रमुख बिंदु है आंतरिक न्याय, यानी कि जो ये प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है, जिसमें पहले वाले सारे सिद्धांतों की आलोचना प्रस्तुत की है। वास्तविक रूप से यह कोई बाह्य वस्तु नहीं है, बाहर से लाई गई वस्तु नहीं है, किसी भय की संतान नहीं है, कोई समझौतावादी सिद्धांत की बात नहीं है। यह मानवीय गुण का अभिन्न अंग है, यानी कि न्याय मनुष्य की आत्मा के अंदर से हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और कोई भी मनुष्य इस आधार पर अन्याय नहीं है अगर वह अपने गुणों को पहचान ले, तो न्याय एक आंतरिक चीज है। इस बात की स्थापना प्लेटो हमारे सामने करते हैं। दूसरा प्रमुख बिंदु हमारे सामने निकल कर आता है कि यह अहस्तक्षेप का सिद्धांत है, जिसके बारे में हमने अभी बोला है कि प्रत्येक वर्ग यानी कि समाज के आदर्श राज्य के तीनों वर्ग, सैनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, अपने अपने कार्यों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते रहेंगे, तो ये हमारे सामने ये सिद्धांत न्याय का सिद्धांत स्थापित हो जाएगा। तीसरा है कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग का एक विशेष कार्य है और उसी कार्य को करना ही उसका आगे का नियम। लोक प्रशासन के अंदर भी हमने देखा है कि इस कार्य विशिष्टीकरण या विशेषीकरण के सिद्धांत की स्थापना करने के बाद ही टेलर ने वैज्ञानिक जो है मैनेजमेंट जो है प्रबंध का सिद्धांत हमारे सामने स्थापित किया, यानी कि इसकी वैज्ञानिकता बाद में आके लोक प्रशासन के अंदर जो है FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर भी हमारे सामने स्थापित करते हैं, जिसकी बात प्लेटो हमारे सामने पहले ही कर चुके हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष गुण के अनुसार ही कार्य करेगा। चौथी इसका प्रमुख बिंदु हमारे समाज सामने निकल कर आता है सामाजिक एकता का सिद्धांत है ये, यानी कि प्लेटो ने जिस पूरे के पूरे सामाजिक वर्ग की बात की है, अगर प्रत्येक वर्ग अपने अपने कार्यों को सही तरीके से काम करता रहे और दूसरे के कार्यों में जो है अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे, तो समाज के अंदर एक एकता का भाव, एक सामंजस्यता का भाव जो है यहां पर स्थापित करने की कोशिश प्लेटो ने की है कि अगर इस प्रकार से करेंगे तो ये न्याय स्थापित हो जाएगा। पांचवा बिंदु हमारे सामने निकल कर आता है व्यवस्थित शिक्षा क्रम पर आधारित। देखिए, प्लेटो के किसी भी सिद्धांत का प्रमुख बिंदु या मान सकते हैं कि उसकी प्रतिस्थापना करने के लिए प्लेटो की शिक्षा पद्धति की बहुत ज्यादा जो है महत्व हमारे सामने निकल कर आता है। जो व्यवस्थित शिक्षा क्रम है उसी के आधार पर ही शिक्षा प्राप्त करने के बाद, यानी कि बचपन से प्लेटो उस बात को शुरू करता है, बचपन से 35 वर्ष तक की सैद्धांतिक शिक्षा और 35 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की व्यवहारिक शिक्षा पद्धति की स्थापना, यानी कि बचपन से 50 वर्ष तक की एक शिक्षा पद्धति की, जिसमें अलग अलग स्टेज पे कुछ जो है परीक्षाएं होती रहेंगी और अलग अलग वर्ग जो है उसमें छंटते रहेंगे, लेकिन शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। इस विशेषता यानी कि कार्य विशिष्टीकरण का जो सिद्धांत निकल कर आएगा वो भी शिक्षा के सिद्धांत से ही निकल कर आएगा। उस निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार कार्य करने पर ही उस प्रत्येक समाज का वर्ग अपनी व्यवस्थाओं को, अपने कर्तव्यों को पहचान सकेगा और अपने कर्तव्य पद पर सही तरीके से कार्य कर सकेगा। और इसी बात की स्थापना यहाँ पर इस प्रमुख बिंदु के अंदर की जा सकती है कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत एक व्यवस्थित शिक्षा क्रम पर आधारित सिद्धांत भी है। साथियों, आज की वीडियो में हमने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की बात की है, जहां हम अंतिम कड़ी के रूप में यहां पर अंतिम विशेषता की बात कर रहे हैं प्लेटो की शिक्षा क्रम पर, यानी कि व्यवस्थित शिक्षा क्रम पर आधारित व्यवस्था। तो प्लेटो के सिद्धांतों में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे, आपसे संपर्क में आएंगे, तो वो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पर हम रखेंगे और उसको ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार साथियों, आपका जो है दिन शुभ हो और आप अपनी परीक्षाओं की शुभ तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी कर सके, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद।